चलिए आज आर्कटिक में चल रही एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक बिसात को समझते हैं। एक ऐसा बयान जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हैं बड़ी बड़ी रणनीतिक चालें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो बयान है उन्हें बाहर फेंक दो। डोनाल्ड ट्रंप का ये निर्देश आखिर था किसके लिए? और क्या सच में आर्कटिक में कोई ऐसा है जिसे बाहर फेंकने की जरूरत आन पड़ी है? आइए इस दावे की पड़ताल करते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले दावे और हकीकत का फर्क समझेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है, और फिर धीरे धीरे इसके पीछे की असली राजनीति को उजागर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दावा क्या था और जमीनी हकीकत असल में क्या है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। दावा तो ये है कि ग्रीनलैंड में रूस और चीन की बहुत बड़ी सैन्य मौजूदगी है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां ना तो कोई रूसी सैन्य अड्डा है और ना ही कोई चीनी सैन्य उपस्थिति। बल्कि हुआ तो यह है कि चीन के कुछ खनन निवेशों को भी सुरक्षा कारणों से हटा दिया गया है। मतलब बयान का जो आधार है वही तथ्यों से बिल्कुल परे है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दावा ही झूठा है तो फिर ग्रीनलैंड पर इतना ध्यान क्यों? आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए इसके रणनीतिक मूल्य को समझते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी बना देती है। और क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल में है तो पिघलती बर्फ से जो भविष्य में शिपिंग रूट्स खुलेंगे उन पर इसका सीधा नियंत्रण होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ दुर्लभ खनिजों का एक बहुत बड़ा भंडार है और ये रूसी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक चौकी की तरह काम करता है। अब आता है एक दिलचस्प मोड़। दूसरों को बाहर निकालने की बात करने से पहले ये देखना भी तो जरूरी है कि अमेरिका खुद इस क्षेत्र में कहाँ खड़ा है। अमेरिका का थुल एयरबेस, जिसे अब पिट्यूफिक स्पेस बेस के नाम से भी जाना जाता है, वो दशकों से ग्रीनलैंड में मौजूद है। ये कोई नया बेस नहीं है, और ये बेस अमेरिका के लिए मिसाइल चेतावनी सिस्टम, अंतरिक्ष की निगरानी और पूरे आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो असली सवाल तो यहीं खड़ा होता है, अगर अमेरिका खुद वहां पहले से मौजूद है और रूस या चीन की कोई सैन्य मौजूदगी है ही नहीं, तो फिर बाहर फेंकने का ये निर्देश असल में किसके लिए था? इस पूरे मामले को और भी जटिल बना देती है ग्रीनलैंड की अपनी राजनीतिक स्थिति। देखिए, ये डेनमार्क का एक स्वशासित क्षेत्र है और डेनमार्क के जरिए ही ये नेटो से भी जुड़ा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी एक तरफा कार्यवाही डेनमार्क की संप्रभुता का उल्लंघन होगी, और तो और ये नाटो के भीतर जबरदस्त तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि नाटो आम सहमति से काम करता है, किसी एक देश के आदेश पर नहीं। और ये भी याद रखना होगा कि डेनमार्क पहले भी ग्रीनलैंड को बेचने के विचार को पूरी तरह से खारिज कर चुका है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि शुरुआती दावा ही गलत था, तो चलिए इस पूरी राजनीतिक चाल के पीछे के असली मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये सब कुछ आर्कटिक पर नियंत्रण को लेकर है। इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, इस क्षेत्र में अपनी प्रधानता स्थापित करना। दूसरा, भविष्य में चीन और रूस के किसी भी तरह के सहयोग का मुकाबला करना। तीसरा, जो नए शिपिंग रूट बनेंगे उन्हें कंट्रोल करना। और चौथा, वहां मौजूद दुर्लभ खनिज संसाधनों तक अपनी पहुंच को सुरक्षित करना। तो संक्षेप में कहें तो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण का असली मतलब है भविष्य के आर्कटिक पर नियंत्रण। ये बड़ी शक्तियों के बीच की जो प्रतिस्पर्धा है उसका एक नया मैदान बन चुका है। अब जो लोग यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये केस स्टडी कई महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ती हैं। चलिए देखते हैं कि इसे सिलेबस के किन हिस्सों से हम जोड़ सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी GS2 के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही सुरक्षा और अर्थव्यवस्था यानी GS3 के लिए भी, और निबंध पत्र में भी इससे जुड़ा सवाल आ सकता है। इसे हम संप्रभुता, आर्कटिक भू राजनीति और संसाधन नियंत्रण जैसे की टॉपिक से जोड़कर समझ सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि ये बयान ग्रीनलैंड में रूस या चीन की मौजूदगी के बारे में है ही नहीं। ये असल में आर्कटिक के भविष्य पर नियंत्रण के बारे में है। ये एक ऐसी भू राजनीतिक चाल है जिसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।